सोल रेस्ट्रिक्शन, आत्मशक्ति प्रतिबंधित। नकाबपोश की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो आत्मा को बांधने वाला शाप है। नीली चील की आंखों से एक सीधी गहरी नीली किरण निकली और सीधे उस लड़की के सीने से जा टकराई। धक! किरण लगते ही लड़की का शरीर हवा में जम गया। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक उसके शरीर से सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, सब कुछ धुंधला हो गया। ये एक ऐसा खौफनाक हमला था जो कुछ समय के लिए किसी भी योद्धा की आत्मशक्ति के प्रवाह को उसके शरीर में पूरी तरह से रोक देता है। जब तक वो इस शाप को खुद से ना तोड़ ले, वो एक आम इंसान की तरह कमजोर हो चुकी थी। लड़की नीचे गिरने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर उस विशाल चील ने एक तेज गोता लगाया और अपने खूंखार स्टील जैसे पंजों से उस बेबस लड़की की छाती पर एक जोरदार प्रहार कर दिया। क्रैश! चील के पंजों के वार से लड़की हवा में एक टूटी हुई गुड़िया की तरह पीछे की ओर उड़ी। उस वार की ताकत इतनी भयानक थी कि लड़की के उस शुद्ध सफेद ड्रेस का सीने वाला हिस्सा बुरी तरह फट गया। ड्रेस के फटने से अंदर पहना हुआ एक सिल्वर यानी चांदी रंग का बेहद मजबूत अंदरूनी कवच दिखाई देने लगा। अगर वो कवच नहीं होता तो लड़की का दिल उसी पल शरीर से बाहर आ जाता। लेकिन चील का वार इतना शक्तिशाली था कि उस मजबूत जादुई कवच में भी दरारें आ गईं और वो क्षतिग्रस्त हो गया। लड़की के मुंह से खून की एक बड़ी उल्टी हुई। वो पूरी तरह से बेहोश हो गई और हजारों फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन की ओर एक उल्का पिंड की तरह गिरने लगी। लड़की तेजी से जमीन की ओर गिर रही थी। उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन तभी हवा में एक काला साया बिजली की गति से कौंधा। किसी की बेहद मजबूत और सुरक्षित बाहों ने उस बेहोश गिरती हुई लड़की को हवा में ही थाम लिया। ये कोई और नहीं, वही नकाबपोश था। उसने लड़की को ब्राइडल स्टाइल में अपनी दोनों बाहों में उठा लिया था। चील ने अपना शिकार छिनता देख गुस्से में एक भयानक चीख मारी। उसने तुरंत उस नकाबपोश पर भी अपनी वही खतरनाक किरण आत्मशक्ति प्रतिबंधित दाग दी। नीली किरण सीधे नकाबपोश की ओर बढ़ी, लेकिन किरण के टकराने से एक पल पहले ही वुश! नकाबपोश हवा में ही अपनी जगह से गायब हो गया। चील की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। किसी इंसान का उसके इस जादुई हमले से इतनी तेजी से टेलीपोर्ट होकर बचना नामुमकिन था। तभी चील को अपने ठीक पीछे हवा में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। जानवर ने तेजी से अपनी भारी गर्दन पीछे मोड़ी। नकाबपोश उस लड़की को बाहों में लिए हवा में उसी चील के ठीक पीछे शांत भाव से खड़ा था। चील ने उसे घूरते हुए अपनी भारी इंसानी जैसी आवाज में गुर्राते हुए कहा, देखने में तो तुम बस एक मामूली योद्धा लगते हो इंसान। लगता है तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है कि तुम मेरे शाप से बच गए, लेकिन अब तुम दोनों मेरे पंजों से नहीं बचोगे। नकाबपोश ने उसकी धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बंधे कपड़े के पीछे कोई भाव नहीं था। उसने बस अपना सिर उठाया और सीधे उस विशाल लेवल 5 के जानवर की आंखों में देखा। और उसी पल नकाबपोश की सामान्य दिखने वाली आंखें अचानक एक गहरे, डरावने और चमकदार नीले रंग में बदल गईं। जैसे ही नकाबपोश की उन रहस्यमयी नीली आंखों का संपर्क उस चील की आंखों से हुआ, एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। वो विशाल जानवर जो अभी अभी पूरे आसमान में प्रजय ला रहा था, वो अचानक हवा में ही जम गया। उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई। उसके पंख फड़फड़ाने बंद हो गए। वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह हवा में बिना हिले डुले स्थिर खड़ा रह गया। नकाबपोश की आंखों में कोई ऐसा प्राचीन जादू था जिसने उस लेवल 5 के जानवर की आत्मा को ही कुछ पलों के लिए सुन्न कर दिया था। कुछ समय बाद नकाबपोश ने उस जमे हुए जानवर को वहीं हवा में छोड़ा और उस बेहोश लड़की को लेकर घाटी के उस इलाके से बहुत दूर निकल आया। उसे पता था कि जैसे ही वो जानवर अपने होश में आएगा, वो गुस्से में पागल होकर उन दोनों को पूरी घाटी में पागलों की तरह ढूंढेगा। घाटी के एक शांत हिस्से में जहां एक विशाल झरना गिर रहा था, नकाबपोश पानी के पर्दे को चीरता हुआ उसके पीछे बनी एक गुप्त और अंधेरी गुफा में घुस गया। ये गुफा सुरक्षित थी और बाहर से किसी को दिखाई नहीं देती थी। उसने बहुत ही सावधानी से उस घायल लड़की को गुफा के एक समतल पत्थर पर लिटा दिया। लड़की गहरी बेहोशी में थी और दर्द के मारे धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नकाबपोश ने अपनी हाथ की उंगली में पहनी हुई एक जादुई स्टोर अंगूठी को सहलाया और उसमें से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और दवाइयों की शीशियां निकाल लीं। वो घुटनों के बल लड़की के पास बैठा। उसने लड़की की हालत को गौर से देखा और धीमी आवाज में खुद से ही बात करने लगा। इसके सीने और पीठ के जख्म ना तो मामूली हैं और ना ही मामूली जगह पर है। अगर मैंने इसका आत्मशक्ति का ब्लॉकेज नहीं खोला और घाव नहीं भरे तो ये कुछ ही घंटों में मर जाएगी। क्या करूं? मैं एक अजनबी हूं। इसका इलाज करूं या इसे इसके हाल पर छोड़ दूं? सोचते सोचते उसकी नजरें उस लड़की के चेहरे पर जा टिकीं। दर्द में होने के बावजूद उसका चेहरा इतना मासूम, इतना शांत और अलौकिक था कि नकाबपोश की आंखें उससे हट नहीं पा रही थीं। वो एक जादुई खिंचाव महसूस कर रहा था। वो बिना एहसास किए अपना चेहरा उस लड़की के चेहरे के बिल्कुल पास ले गया।
उन दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी रह गई थी। नकाबपोश अत्यंत धीमी, लगभग कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो जो मैं आज यहाँ इस घाटी में मौजूद था, नहीं तो इतनी खूबसूरती अभी तक मिट्टी में मिल चुकी होती। तभी उसके सीने के गहरे जख्मों को करीब से देखने और इलाज शुरू करने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां अभी लड़की के फटे हुए कपड़ों को छूने ही वाली थीं कि लड़की की लंबी पलकें फड़फड़ाईं और अचानक उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसकी गहरी आंखें सीधे नकाबपोश की आंखों में देख रही थीं, जिसका चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल ऊपर था। पकड़े जाने पर नकाबपोश के चेहरे का, जो कपड़े के पीछे था, रंग पूरी तरह उड़ गया। उसकी सांसें अटक गईं। वो एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन इस अजीब सी स्थिति में वो किसी चोरी करते हुए बच्चे की तरह घबरा गया। वो तुरंत झटके से पीछे हटा और हकलाते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हारे जख्मों का इलाज करने की कोशिश कर रहा था, सच में। अपनी घबराहट को छिपाने के लिए उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी हुई एक दवाई की शीशी लड़की की ओर बढ़ा दी। अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश करते हुए और चेहरे के पीछे एक झूठी शर्मिंदा मुस्कान के साथ उसने कहा, मेरा कुछ भी गलत करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तुम बुरी तरह घायल और बेहोश थी, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें दवा लगा दूं, लेकिन चूंकि अब तुम होश में आ गई हो और जाग रही हो, तो बेहतर होगा कि तुम ये दवा खुद ही लगा लो। लड़की ने उसकी शीशी को देखा, लेकिन उसने उसे पकड़ा नहीं। उसने पत्थर का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हिली, उसके सीने और पीठ में एक असहनीय दर्द उठा। आह! वो दर्द से बुरी तरह कराही और वापस गिर पड़ी। उसने गहरी सांसें लेते हुए नकाबपोश की तरफ देखा और हांफते हुए कहा, वो शापित जानवर, उसने मेरी आत्मशक्ति को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। मेरे शरीर में जरा भी ऊर्जा नहीं बची है कि मैं अपना हाथ भी उठा सकूं। मुझे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर उसने नकाबपोश को बहुत ही ठंडी और भेदने वाली नजरों से देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। तुम्हें ही ये दवाई मुझे लगानी होगी, उसने कहा। फिर वो थोड़ी रुकी और एक खौफनाक गंभीर चेतावनी वाले लहजे में बोली, लेकिन उससे पहले अपने चेहरे से वो काला कपड़ा हटा लो। मैं देखना चाहती हूं कि मुझे किसने बचाया है, ताकि अगर इलाज के बहाने तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो मुझे कम से कम ये तो पता हो कि ठीक होने के बाद मुझे किसकी जान लेनी है। उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था। वो सच में उसे मार डालती। नकाबपोश एक पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और अपने हाथ से उस काले कपड़े की गांठ खोल दी। कपड़ा नीचे गिर गया। जैसे ही कपड़ा हटा, गुफा की हल्की रोशनी में एक अत्यंत खूबसूरत और आकर्षक पुरुष का चेहरा उभर कर सामने आया। उसके चेहरे की बनावट एकदम परफेक्ट थी। तेज नाक, तराशा हुआ जबड़ा और सबसे खास थी उसकी वो रहस्यमयी नीली आंखें, जो अंधेरे में भी हल्की हल्की चमक रही थीं। वो किसी अप्सरा के बेटे जैसा लग रहा था। वो शाही लड़की जिसने दुनिया भर के सुंदर और शक्तिशाली पुरुष देखे थे, वो भी एक पल के लिए उस नकाबपोश के चेहरे और उसकी नीली आंखों की गहराई में खो गई। एक सेकंड के लिए वो अपना दर्द तक भूल गई, लेकिन वो जल्द ही अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए वापस गंभीर हो गई। ठीक है, अब जल्दी करो, मेरे घावों से खून बह रहा है, उसने आदेश देते हुए कहा। यह सुनकर वो नकाबपोश लड़का धीरे से लड़की के पास गया। माहौल में एक अजीब सी तनाव और चुप्पी थी। मुझे तुम्हारे कपड़े हटाने होंगे, लड़के ने झिझकते हुए कहा। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। यह उसकी तरफ से मौन सहमति थी। लड़के ने बहुत ही सावधानी से उसके खून से सने फटे हुए सफेद कपड़ों को हटाया। उसके बाद लड़के ने धीरे से उस लड़की को थोड़ा करवट दिलवाया और उसके पीठ के हिस्से को खुला कर दिया। लड़की की पीठ एकदम दूध जैसी सफेद और बेदाग थी, जिस पर उसके काले रेशमी बाल नागिन की तरह लहरा रहे थे। लेकिन अब उस खूबसूरत पीठ पर चील के पंजों के भयानक घाव थे। अभी भी लड़की के सीने पर वो क्षतिग्रस्त सिल्वर कवच मौजूद था, जो सिर्फ उसके बहुत ही जरूरी अंगों को ढके हुए था। घावों तक पहुंचने और दवा लगाने के लिए उसे हटाना बेहद जरूरी था। लड़के ने कांपते हाथों से उस कवच की बेल्ट को भी खोल दिया और उसे निकालकर अलग रख दिया। अब वो शाही लड़की कमर से ऊपर पूरी तरह निर्वस्त्र थी। गुफा की ठंडी हवा उसके नंगे शरीर को छू रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां जोर से कस लीं और शर्म और बेबसी के कारण अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वो एक महारानी की योद्धा थी। किसी अजनबी पुरुष के सामने इस तरह कमजोर और बिना कपड़ों के होना उसके लिए बहुत ही असहज था। लेकिन तभी उसे अपने कांपते हुए शरीर पर कुछ भारी और बहुत ही गर्म एहसास हुआ। उसने हैरान होकर धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि उसके नंगे शरीर को सामने की तरफ से एक लंबे भारी काले कोट से ढक दिया गया था। ये उसी लड़के का टेंच कोट था। लड़का अब उसके ठीक पीछे बैठा था। चूंकि उसने अपना कोट लड़की को उड़ा दिया था, इसलिए अब लड़के ने भी शरीर के ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं पहन रखा था। उसकी गठीली पीठ और वो खौफनाक काला निशान अब साफ दिख रहे थे।
लड़की की शराफत, सम्मान और अच्छाई को देखकर उस सख्त और ठंडी लड़की के चेहरे पर पहली बार एक बेहद कोमल और हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि उस मुस्कान में अभी भी उसके घावों का दर्द झांक रहा था। पेट के बल लेट जाओ, लड़के ने अपनी भारी लेकिन कोमल आवाज में कहा। लड़की ने कोट को अपने सीने से लगाए हुए चुपचाप उसकी बात मानी और लेट गई। लड़के ने एक जादुई हरी पत्ती को पीसा और उसे अपनी हथेली पर रखकर उसमें अपनी हल्की सी ऊर्जा मिलाई। तैयार रहना, ये बहुत जलेगा, उसने चेतावनी दी। जैसे ही लड़के ने अपने हाथों से वो ठंडी लेकिन तेज असर करने वाली जादुई दवा लड़की के खुले गहरे घावों पर लगाई, दवा के स्पर्श होते ही लड़की के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उस शाही लड़की के दर्द भरी, दिल चीर देने वाली चीख की आवाज उस शांत और अंधेरी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। बाहर झरने के पानी का शोर भी उसकी उस चीख को दबा नहीं सका। कौन है ये खूबसूरत और ताकतवर नकाबपोश लड़का जो हर खतरे की जगह पर अचानक से पहुंच जाता है? वो आर्यन पर नजर क्यों रखे हुए है? और सबसे बड़ा सवाल, वो शाही लड़की जो महारानी की सबसे खास है, उसकी मदद क्यों कर रहा है? क्या वो लड़की आर्यन के सफर में दोस्त साबित होगी या फिर एक खौफनाक दुश्मन? और उस जादुई घाटी में छूट गया वो नीली मणि वाला जानवर अब क्या तबाही मचाएगा? इन सभी सवालों के जवाब और इस जादुई दुनिया के सबसे बड़े रहस्य जानने के लिए जुड़े रहिए इस महागाथा के अगले अध्याय के साथ। जमीन का सफर जारी है। गुप्त गुफा के भीतर घना अंधेरा था, जिसे सिर्फ झरने के पानी से छन कर आती हल्की नीली रोशनी तोड़ रही थी। महारानी की सबसे ताकतवर शाही योद्धा, जिसने कुछ ही घंटे पहले आसमान में प्रलय ला दिया था, इस वक्त उस ठंडे पत्थर पर बेबस और बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। अपनी नग्नता और इस असहज स्थिति के कारण उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से कस ली थीं कि उसके नाखूनों से खून रिसने लगा था। उसने अपनी आंखें कस कर बंद कर रखी थीं। एक अजनबी पुरुष के सामने इस तरह निहत्था और कमजोर होना उसके स्वाभिमान को चीर रहा था। लेकिन तभी ठंडी हवा की जगह उसे अपनी नंगी और कांपती हुई पीठ पर कुछ भारी और बहुत ही गर्म एहसास हुआ। उसने झिझकते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी गर्दन झुका के देखा। उसके शरीर को एक भारी और लंबे काले कोट से ढक दिया गया था। यह उसी नकाबपोश लड़के का कोट था जिससे अभी कुछ देर पहले उस लड़के के शरीर की खुशबू और गर्माहट आ रही थी। लड़का अब उसके ठीक बगल में बैठा था। चूंकि उसने अपना एकमात्र कोट उस लड़की को ओढ़ा दिया था, इसलिए अब उस लड़के के ऊपरी शरीर में कुछ नहीं पहन रखा था। उसकी चौड़ी छाती, उसके मजबूत कंधे और दिल के पास बना वो खौफनाक जाले जैसा काला निशान गुफा की हल्की रोशनी में साफ दिख रहा था। लड़के की इस शराफत को देखकर उस सख्त लड़की के चेहरे पर, जो हमेशा भावहीन रहता था, पहली बार एक बेहद कोमल और असली मुस्कान आ गई। हालांकि उस मुस्कान में उसके गहरे घावों का दर्द भी साफ झलक रहा था। अब मैं तुम्हारे घावों को धोने जा रहा हूं। नकाबपोश लड़के ने अपने हाथ में एक जादुई जड़ी बूटी का पेस्ट लिया हुआ था जो गहरे नीले रंग का था। ये नीलगिरी के फूलों का रस है। ये बहुत बहुत ज्यादा जलेगा, तो अपने हाथों और अपने मुंह को काबू में रखना। मुझे कोई लात या मुक्का नहीं चाहिए। लड़की ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। लड़की ने आगे समझाते हुए कहा, तुम्हारे घाव उस 5वें लेवल की नीली चील ने दिए हैं। साधारण जीन प्राश की गोलियां इन जादुई पंजों के जहर को नहीं काट सकती। उच्च दर्जे के जानवरों के दिए घाव आसानी से नहीं भरते, लेकिन नीलगिरी के फूलों का रस इस दुनिया की सबसे दिव्य और दुर्लभ औषधियों में से एक है। ये तुम्हें मरने नहीं देगा। ये कहकर लड़के ने अपने हाथ का वो ठंडा नीला लेप सीधे लड़की की पीठ और सीने के उन गहरे खून से सने घावों पर लगा दिया। छन, जैसे खोलते हुए तेल में पानी की बूंद गिरी हो। दवा के स्पर्श होते ही लड़की के शरीर में आग लग गई। लड़की के गले से एक दर्दनाक चीख निकल गई। दर्द इतना भयानक था कि उसने अनजाने में ही पलटकर उस नकाबपोश लड़के के हाथ को कसकर जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लड़के की हड्डियां चरमरा गईं, लेकिन लड़के ने उफ तक नहीं की। लड़की की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे जो उसके खूबसूरत चेहरे को भिगो रहे थे। इस वक्त उसे रोते हुए देखकर दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता था कि ये वही खूंखार योद्धा है जो कुछ देर पहले आसमान में एक लेवल 5 के दानव को बराबरी की टक्कर दे रही थी। इस वक्त वो बस एक डरी हुई, दर्द से तड़पती हुई आम लड़की लग रही थी। नकाबपोश लड़के ने अपना दूसरा हाथ बहुत ही प्यार और इत्मीनान से लड़की के सिर पर रखा और उसे किसी छोटे बच्चे की तरह सहलाते हुए दिलासा देने लगा। बस बस हो गया,
शांत हो जाओ, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है, बस कुछ पल और। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जिसने लड़की के तड़पते हुए शरीर को धीरे धीरे शांत कर दिया। कुछ मिनट की चीख पुकार के बाद नीलगिरी के रस ने अपना काम शुरू कर दिया। घावों से निकलने वाला काला जहर साफ हो गया और खून बहना रुक गया। लड़के ने राहत की सांस ली। उसने एक साफ कपड़े से अपने हाथ पोंछे। हाँ, अब ठीक है, तुम्हारे घावों का शुरुआती इलाज हो गया है, अब तुम कम से कम खून बहने से नहीं मरोगी, लड़के ने कहा। लेकिन तुम्हारे शरीर में जो आत्मशक्ति की प्रतिबंधितता है उसे तुम्हें खुद से अपने ध्यान से तोड़ना होगा। मैं उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चलो अब आराम करो। ये बोलकर लड़का अपने घुटनों से खड़ा हुआ और गुफा के मुहाने की ओर जाने लगा। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखा, लड़की ने अपने कांपते हुए हाथों से उसकी उंगलियां पकड़ी हुई थीं। वो काला कोट ओढ़े हुए थी और उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक दर्द भरी पर बेहद खूबसूरत मुस्कान थी। शुक्रिया तुम्हारा, उसने बहुत ही धीमी लेकिन दिल से निकली आवाज में कहा। लड़के के सीने में कुछ धड़का। उसने अपने होठों को एक मुस्कान में मोड़ा, अपनी रहस्यमयी नीली आंखें झपकाईं, एक हल्का सा हाँ का इशारा किया और बिना कुछ कहे गुफा के अंधेरे में जाके बैठ गया। जादुई जानवरों की घाटी से दूर काली घाटी में आर्यन और शशि काली घाटी के शांत माहौल में वापस लौट आए थे। आर्यन के घाव जीनप्राश खाने के बाद काफी हद तक भर गए थे। आर्यन, मेरे साथ चलिए। शशि ने आर्यन का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे गांव के पीछे मौजूद एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ ले जा रही थी। अरे शशि, कहाँ ले जा रही हो मुझे अभ्यास भी तो करना है, आर्यन ने मजाकिया लहजे में शिकायत करते हुए कहा। बस थोड़ा सा ही तो चलना है, आप हमेशा बस लड़ाई और अभ्यास के बारे में ही सोचते रहते हैं, शशि ने मुंह फुलाते हुए कहा। वे दोनों एक पहाड़ी के नीचे बनी एक छिपी हुई गुफा के पास पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार लताओं और जंगली फूलों से ढका हुआ था। बाहर से देखने पर यह बहुत ही अंधेरी और खौफनाक लग रही थी। आर्यन ने अंदर झांका। मुझे इसके अंदर ले जाना चाहती हो? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, आप बस मेरे पीछे पीछे आइए। शशि ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसे गुफा के अंदर ले गई। वो कुछ देर तक अंधेरे में चलते रहे। आर्यन को शशि के हाथ की नरमी बहुत अच्छी लग रही थी। तभी अचानक गुफा के अंदर एक अजीब सी सुकून देने वाली रोशनी नजर आने लगी। जैसे ही वो गुफा के मुख्य हिस्से में पहुंचे, आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। गुफा के अंदर एक बहुत ही विशाल और खुली जगह थी। गुफा की छत खुली हुई थी, जहां से सूरज की सुनहरी रोशनी सीधे अंदर आ रही थी। वहां का नजारा किसी स्वर्ग जैसा था। पूरी जमीन पर तरह तरह के रंग बिरंगे जादुई फूल और दुर्लभ जड़ी बूटियां उगी हुई थीं, जो हल्की हल्की चमक बिखेर रही थीं। बीचों बीच एक छोटा सा क्रिस्टल की तरह साफ तालाब था, जिसका पानी जादुई ऊर्जा के कारण नीले रंग में चमक रहा था। वाह! आर्यन के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने मुस्कुराते हुए शशि को देखा। ये तो काफी खूबसूरत जगह है शशि, तुमने इसे ढूंढा। आर्यन को ये जगह पसंद आई। ये देखकर शशि का चेहरा खुशी और शर्म से लाल हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये जगह पसंद आई आर्यन, शशि ने अपनी नजरें झुकाते हुए शर्मा कर कहा। पर मैं आपको यहाँ सिर्फ ये फूल दिखाने नहीं लाई हूँ, मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है। आर्यन थोड़ा भ्रमित हुआ। कुछ और? यहाँ और क्या हो सकता है? शशि ने मुस्कुराते हुए गुफा के कोने की दिशा में इशारा किया। वहां फूलों के बीच एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। आर्यन उस मूर्ति की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब गया, उसकी हैरानी बढ़ती गई। वो किसी और की नहीं, बल्कि खुद आर्यन की आदमकद मूर्ति थी। आर्यन ने हैरानी से आंखें फाड़कर शशि की तरफ देखा। शशि, ये क्या है? मेरी मूर्ति? शशि खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी गुफा में गूंज गई। हाँ, ये आपकी ही मूर्ति है, शशि ने गर्व से कहा। मैंने खुद अपने हाथों से इसे तराशा है। जब आप उस घाटी में गए थे और इतने दिन तक वापस नहीं आए, तो मैं आपकी याद में यहीं आती थी और इस पत्थर को तराशती थी। शशि आर्यन के बिल्कुल करीब आ गई। उसने आर्यन की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, और आज से ये खूबसूरत जगह आपकी है आर्यन, ये आपका गुप्त ठिकाना है। मैंने बहुत प्यार से ये सब सिर्फ आपके लिए बनाया है। आपको अच्छा तो लगा ना? आर्यन का दिल भर आया। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से इतना निस्वार्थ प्यार और सम्मान नहीं पाया था। उसने एक बहुत ही प्यारी और कृतज्ञ मुस्कान के साथ शशि के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और हाँ में सिर हिला दिया। ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है शशि। वापस जादुई जानवरों की घाटी में उस नकाबपोश लड़के और उस शाही लड़की को उस गुप्त गुफा में रहते हुए 2 दिन बीत चुके थे। बाहर पूरे जंगल में भूचाल आया हुआ था। वो लेवल 5 की नीली चील गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसके आदेश पर घाटी के सारे छोटे बड़े जादुई जानवर उन दोनों इंसानों को पागलों की तरह चप्पे चप्पे पर ढूंढ रहे थे।
पेड़ों के टूटने और जानवरों की खूंखार दहाड़ों की आवाजें गुफा तक पहुंच रही थीं। गुफा से कुछ दूरी पर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर वो नकाबपोश लड़का खड़ा था। आज उसने अपने चेहरे पर वो काला कपड़ा नहीं बांध रखा था। उसका बेहद खूबसूरत देवता समान चेहरा और उसकी गहरी नीली आंखें जंगल के उस खौफनाक नजारे को बहुत ही शांति से देख रही थीं। हवा उसके काले बालों को उड़ा रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, मैंने उस लड़की की मदद आखिर क्यों की? मेरा नियम था कि मैं कभी किसी के मामले में नहीं पढ़ूंगा। फिर उस दिन मुझे क्या हुआ था? तभी उसके कानों में एक आवाज आई। ये आवाज हवा से नहीं बल्कि सीधा उसके दिमाग में गूंजी। शायद इसलिए क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत है और ताकतवर भी है। तेरे दिल में घंटी तो बजी थी ना मेरे भाई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक आत्मा की थी। इस नकाबपोश लड़के का एक बहुत बड़ा रहस्य था। उसे बचपन से ही इस दुनिया में भटकने वाली अदृश्य आत्माएं और भूत दिखाई और सुनाई देते थे। ये आत्माएं उसे परेशान भी करती थी और कभी कभी मदद भी। लेकिन एक आत्मा ऐसी थी जो हमेशा एक परछाई की तरह उसके साथ रहती थी। वो एक लड़के की आत्मा थी जो बहुत ही बातूनी, शरारती और हमेशा मजाक करने वाला था। वो आत्मा हवा में तैरती हुई आकर नकाबपोश के कंधे के पास लटक गई। हालांकि कोई आम इंसान उसे नहीं देख सकता था। नकाबपोश लड़का उस आत्मा की बातों को हमेशा की तरह नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन आत्मा कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने अपनी बहुत ही धीमी और ठरकी आवाज में नकाबपोश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अरे भाई सोचना, वो लड़की अभी अंदर बिना कपड़ों के कमजोर हालत में लेटी है। वो कुछ कर भी नहीं सकती। क्यों ना हम उसकी इस कमजोर हालत का थोड़ा सा फायदा उठाएं? क्या बोलता है? ये सुनते ही नकाबपोश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी नीली आंखों से उस आत्मा को इतनी खौफनाक और जानलेवा नजरों से घूरा कि वो मृत आत्मा भी सिहर उठी। दफा हो जाओ यहां से, ठरकी कहीं के, नकाबपोश ने दांत पीसते हुए कहा। उस आत्मा ने अपने कान पकड़े और हंसते हंसते हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। आत्मा की जाने के बाद नकाबपोश एक पल के लिए शांत हुआ। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, मासूम लेकिन शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों को चबाते हुए मन ही मन सोचा, वैसे उस आत्मा की बात में पॉइंट तो है। लड़की खूबसूरत तो है और एक बहुत ही आला दर्जे की योद्धा भी। अगर इस वक्त मैं उसके साथ कुछ करना भी चाहूं तो बेचारी कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी सोच पर शर्म आई। उसने झटके से अपना सिर हिलाया और खुद को डांटते हुए बोला, शिट, मैं क्या सोच रहा हूं? मैं उस ठरकी आत्मा की तरह बातें क्यों कर रहा हूं? मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो वापस मुड़ा और गुफा की तरफ चल दिया। गुफा के अंदर वो शाही लड़की अब उठकर बैठ चुकी थी। उसने नकाबपोश लड़के का ही वो बड़ा सा काला कोट पहन रखा था जो उसके लिए काफी ढीला था। वो एक छोटी सी जलती हुई आग के पास बैठी अपनी हथेलियों को सेक रही थी। तभी नकाबपोश लड़का गुफा के अंदर आया। जैसे ही उस लड़की की नजर उस पर पड़ी, उसके हमेशा सख्त रहने वाले चेहरे पर एक बहुत ही स्वाभाविक और प्यारी मुस्कान आ गई। नकाबपोश आकर उस लड़की के सामने आग के दूसरी तरफ बैठ गया। क्या तुम अब ठीक महसूस कर रही हो? नरमी से पूछा। घाव में कोई तेज दर्द तो नहीं है? लड़की ने अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए, जो कि उसके शाही और खूंखार रूप से बिल्कुल अलग था, कहा, 2 दिनों के आराम और तुम्हारे उस नीलगिरी के रस के बाद अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। दर्द कम है। बस वो जो आत्मशक्ति की प्रतिबंधितता है उसे पूरी तरह से खत्म होने में थोड़ा समय लग रहा है। मेरी ऊर्जा अभी भी रुकी हुई है। शायद मुझे पूरी तरह से ठीक होकर अपनी शक्ति वापस पाने में 3 दिन और लग जाएंगे। नकाबपोश लड़के ने कुछ सोचा। उसने अपनी जादुई स्टोर अंगूठी पर हाथ फेरा और उसमें से एक बेहद खूबसूरत सुनहरे रंग की शीशी निकाली। शीशी के अंदर से एक जादुई चमकती हुई ऊर्जा निकल रही थी। उसने वो शीशी लड़के की ओर बढ़ाते हुए बहुत ही सामान्य लहजे में कहा, ये लो, इसे पी लो। ये एक 7वें दर्जे की दवाई है। ये तुम्हारी आत्मशक्ति के अवरोध को तुरंत तोड़ने में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। लड़की की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वो उस शीशी को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या? लड़की हकलाने लगी। 7वें लेवल की दवाई? क्या तुम होश में हो? लड़की ने अविश्वास से लड़के को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि इस पूरी दुनिया में, यहां तक कि हमारे साम्राज्य में भी अब कोई भी 7वें दर्जे का वैद्य जिंदा नहीं बचा है। इसलिए लेवल 7 की दवाई मिलना दुनिया के सबसे दुर्लभ और अमूल्य खजाने को पाने से भी ज्यादा मुश्किल है। और तुम इतनी कीमती चीज मुझे दे रहे हो, एक अजनबी को? लड़की की आंखों में अचानक शक आ गया।
कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। एक मिनट, इस दुनिया में कोई किसी को बिना मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं देता। कहीं तुम इस अमूल्य दवाई के बदले में मेरे साथ वो सब तो नहीं करना चाहते हो? ये सुनते ही नकाबपोश लड़के को अपनी ही लार का फंदा लग गया। खो खो उसे जोरदार खांसी आने लगी। वो हड़बड़ाते हुए और अपना हाथ हिलाते हुए बोला, क्या मतलब? मैं वो सब करना चाहता हूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लड़का मन ही मन पसीने से भीग गया। हे भगवान, कहीं इसने मेरी वो थोड़ी देर पहले वाली ठरकी सोच तो नहीं सुन ली? क्या ये माइंड रीडर दिमाग पढ़ने वाली है? उसने तुरंत अपना गला साफ किया और बहुत ही गंभीर और इज्जतदार चेहरा बनाते हुए कहा, देखो महारानी जी, मेरा ऐसा कोई भी घटिया इरादा नहीं है। मैं सच में सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको और यहां से सुरक्षित जा सको। इसलिए ये दवाई दे रहा हूं। अब इसे चुपचाप ले लो और अपने उस शातिर दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाओ। लड़की कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही। लड़के की नीली आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। लड़की के चेहरे पर एक राहत भरी और बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने हां में सिर हिलाया। लड़के के हाथ से वो सुनहरी शीशी ली और बिना किसी डर के उसे एक ही घूंट में पी गई। दवाई पीते ही उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने कृतज्ञ मुस्कान के साथ लड़के की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी जान बचाई, मेरे घाव भरे और अब ये अमूल्य खजाना दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर भविष्य में इस दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बस एक बार याद करना। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। लड़की थोड़ी रुकी और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे बातों ही बातों में मैंने तुम्हें अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम काहिरा है, शाही योद्धा काहिरा। और तुम्हारा नाम क्या है मेरे रक्षक? लड़का सोच में पड़ गया। क्या इसे अपना असली नाम बताऊं? नहीं, अगर इसे पता चला कि मैं कौन हूं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अपनी असली पहचान गुप्त रखना ही मेरे और इसके दोनों के लिए सुरक्षित होगा। काहिरा ने जब देखा कि लड़का जवाब नहीं दे रहा है तो उसने प्यार से अपना हाथ उस लड़के के चेहरे के आगे हिलाया। कहां खो गए? क्या अपना नाम भूल गए हो या फिर किसी अजनबी को बताना नहीं चाहते हो? लड़के ने अपने विचारों से बाहर आकर चेहरे पर एक जबरदस्ती की लेकिन प्यारी सी मुस्कान लाई। अरे नहीं नहीं, उसने झूठ बोलते हुए कहा, मेरा नाम युग है। थोड़ी देर में युग अब आग के पास बैठा अपनी जादुई अंगूठी से कुछ कच्चा मांस और मसाले निकाल रहा था। वो काहिरा के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे अपनी पसंद का एक खास मसाला नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने अंगूठी में से बहुत सारी छोटी छोटी शीशियां निकालकर अपने चारों तरफ रख ली थी और उन्हें पागलों की तरह टटोर रहा था। काहिरा बहुत ही प्यार और दिलचस्पी से युग की इन हरकतों को देख रही थी। तो युग, काहिरा ने अपनी कोनी घुटने पर टिकाते हुए पूछा, तुम यहां इस मौत की घाटी में अकेले क्या कर रहे हो? और सबसे अजीब बात, मुझे तुम्हारे अंदर से रत्ती भर भी आत्मशक्ति महसूस क्यों नहीं हो रही है? तुम किस मंडल के योद्धा हो? युग अपनी मसाले की शीशी ढूंढते हुए हल्का सा हंसा। उसने बिना उसकी तरफ देखे बहुत ही सफाई से झूठ बोलते हुए कहा, अरे काहिरा जी, मैं तो बस एक बहुत ही मामूली और आवारगर्द योद्धा हूं। बस किस्मत से बचता बचाता यहां तक आ गया। और रही बात आत्मशक्ति की, तो हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूं कि तुम्हें मेरी शून्य आत्मशक्ति महसूस ही नहीं हो रही है। काहिरा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो युग को शक की नजरों से देखने लगी। झूठा कहीं का, उसने मन ही मन सोचा। जो इंसान लेवल 5 के जानवर को कुछ सेकंड्स के लिए जमा कर सकता है, जो लेवल 5 की दवाई ऐसे बांट रहा है जैसे कोई टॉफी हो, वो मामूली योद्धा है। ये लड़का बहुत गहरा रहस्य छुपा रहा है। तभी गुफा के बाहर से एक बहुत ही जोरदार और खौफनाक दहाड़ आई। गुरुआ! ये आवाज इतनी तेज थी कि गुफा की जमीन कांप उठी। दोनों झटके से अपनी जगह पर खड़े हो गए। ये आवाज बहुत नजदीक से आई है। काहिरा ने तुरंत अपनी योद्धा वाली गंभीरता ओढ़ ली। मैं बाहर जाकर देखती हूं कि कौन सा जानवर हमें ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचा है। ये बोलकर काहिरा तेजी से गुफा के मुहाने की ओर जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी कलाई पर किसी की बेहद मजबूत और गर्म पकड़ महसूस हुई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। युग ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। काहिरा की नजरें युग के हाथ पर टिक गईं। अजीब बात यह थी कि युग का उसे इस तरह से छूना और रोकना काहिरा को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे उस स्पर्श में एक बहुत गहरी सुरक्षा महसूस हो रही थी। युग की नीली आंखों में कोई मजाक नहीं था। वो बहुत ही गंभीरता से बोला, तुम बाहर नहीं जाओगी काहिरा, पागलपन मत करो। अगर तुम बाहर जाकर किसी भी जानवर से लड़ी तो तुम्हारी आत्मशक्ति की आभा पूरी घाटी में फैल जाएगी और वो नीली चील पलक झपकते ही हमारा पता लगा लेगी। उस लेवल 7 की दवाई के बावजूद भी तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को पूरी तरह से अनलॉक करने और ठीक होने में अभी भी कम से कम 1 दिन का समय लगने वाला है। इस हालत में तुम उस चील का सामना नहीं कर सकती। युग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
तुम यहीं अंदर चुपचाप बैठी रहो, बाहर शायद कुछ छोटे मोटे जानवर भटके हुए आ गए हैं, उन्हें मैं संभाल लूंगा। ये बोलकर युग ने धीरे से काहिरा का हाथ छोड़ा और बिना कोई हथियार लिए अकेला ही गुफा के बाहर अंधेरे में चला गया। काहिरा वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। उसके दिल में युग के लिए एक अजीब सी इज्जत और फिक्र पैदा होने लगी थी। गुफा के बाहर घने पेड़ों के बीच वहां दो विशाल गैंडे जैसे दिखने वाले जादुई जानवर खड़े थे। उनके शरीरों पर लोहे की तरह मजबूत कांटे थे और वे लगातार जमीन सूंघ रहे थे। उन्होंने युग को गुफा से बाहर आते देख लिया। वे दोनों अपनी खूनी आंखों से युग को घूरने लगे और खौफनाक आवाज में गुर्राने लगे। युग अपनी जेबों में हाथ डाले बहुत ही शांति से वहां खड़ा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। इन दोनों ने आखिरकार हमें ढूंढ ही लिया है, युग ने सोचा। अगर इनमें से एक भी बचकर वापस गया तो वो नीली चील को हमारा पता बता देगा और काहिरा अभी इस हालत में नहीं है कि वो उस चील से लड़ सके। पर अगर मैंने अपनी पूरी ताकत से इन दोनों को मारा तो मेरी ताकत का धमाका भी उस चील को यहां खींच लाएगा। क्या करूं? युग अभी सोच ही रहा था कि उन दोनों जानवरों ने फैसला कर लिया। एक गैंडे ने अपने सींग को नीचे किया और एक तोप की गोली की रफ्तार से सीधा युग पर चार्ज कर दिया, जबकि दूसरा गैंडा पलटा और तेजी से उल्टी दिशा में जंगल की ओर भागने लगा। वो नीली चील को खबर देने जा रहा था। शिट, युग बुदबुदाया। पहला गैंडा बस युग से टकराने ही वाला था। वोश! युग पलक झपकने से भी कम समय में वहां से गायब हो गया। गैंडा हवा में ही सींग मारता रह गया। अगले ही सेकंड युग ठीक उस दूसरे भागते हुए गैंडे के सामने हवा में प्रकट हुआ। युग ने हवा में ही अपने शरीर को घुमाया और अपनी पूरी शारीरिक ताकत से कैसे विनाशकारी लात उस गैंडे के सिर पर मारी कि बैम! वो कई टन वजनी गैंडा हवा में किसी फुटबॉल की तरह उड़ा और सीधे जाकर उस पहले वाले गैंडे से टकराया जो अभी भी युग को ढूंढ रहा था। दोनों जानवर बुरी तरह आपस में टकराकर जमीन पर गिरे और धूल का एक बड़ा गुबार उठ गया। दोनों जानवर दर्द से गुर्राए। वे समझ गए थे कि सामने खड़ा इंसान कोई मामूली शिकार नहीं है। उन्होंने अपना मुंह खोला ताकि एक जोरदार चीख मारकर पूरे जंगल के जानवरों को यहां बुला सके। चुप हो जाओ कीड़ों! युग की आवाज एक मौत के देवता जैसी ठंडी थी। अचानक युग की सामान्य आंखें एक भयानक जादुई नीले रंग में धधक उठीं। उन जानवरों को कुछ भी समझ आता उससे पहले ही युग की पीठ पर टंगी वो काली प्राचीन तलवार बिजली की रफ्तार से उसकी म्यान से बाहर आई। स्लैश, स्विश, खचाक! ये सब इतनी तेजी से हुआ कि इंसान तो क्या, समय की सुई भी उसे नहीं पकड़ पाती। उन दोनों विशाल जादुई जानवरों की आंखों की पल के झपकने से पहले ही युग ने अपनी तलवार को म्यान में वापस रख दिया था। एक सेकंड का सन्नाटा छा गया और फिर उन दोनों विशाल जादुई जानवरों के शरीर एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे मांस के टुकड़ों में कटकर जमीन पर बिखर गए। खून का एक फव्वारा छूटा जिसने आसपास के पेड़ों को लाल कर दिया। युग ने उन्हें चीखने का एक पल भी नहीं दिया था। गुफा के अंदर काहिरा बेचैनी से गुफा के अंदर इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसके चेहरे पर जो कभी किसी के लिए कोई भाव नहीं दिखाता था, आज युग के लिए गहरी फिक्र और चिंता साफ साफ झलक रही थी। वो अपने नाखूनों को दांतों से चबाती हुई धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। इतनी कम उम्र का लड़का है, खुद को मामूली योद्धा कहता है, फिर भी इतना बेरहम और बेवकूफ है। बड़ा आया मेरे सामने महान रक्षक बनने वाला। कहाँ रह गया ये बेवकूफ? अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं वो जानवर ज्यादा तो नहीं थे? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। वो बड़बड़ाते हुए जैसे ही गुफा के बाहर की ओर मुड़ी, उसे गुफा के मुहाने पर युग अंदर आता दिखाई दिया। युग की हालत देखकर काहिरा की सांसें गले में अटक गईं। युग का गोरा चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर का सारा खून निचुड़ गया हो। वो लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा था। उसके लंबे कोट के खुले बटनों के बीच से दिख रही उसकी गठीली छाती और पेट पर जानवरों के पंजों के बहुत सारे गहरे और ताजे कटने के निशान थे। उन निशानों से लगातार ताजा खून बह रहा था जो गुफा के पत्थर पर टपक रहा था। युग ने उन जानवरों को मार तो दिया था, लेकिन अपनी आत्मशक्ति को छुपाए रखने की कीमत उसे अपने शरीर पर इन भयानक घावों के रूप में चुकानी पड़ी थी। युग की रहस्यमयी नीली आंखें अब दर्द से धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन इतनी बुरी और लहूलुहान हालत में होने के बावजूद युग ने जब काहिरा को सुरक्षित देखा तो उसके पीड़े से भरे चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो लड़खड़ाते हुए काहिरा की तरफ बढ़ा और बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज में बोला, एक बार फिर तुम्हारे लिए ये सब, काहिरा। और ये बोलते ही युग के पैरों ने जवाब दे दिया। वो सीधा आगे की ओर बेहोश होकर गिर पड़ा। युग, काहिरा ने चीखते हुए आगे छलांग लगाई। उसने जमीन पर गिरने से पहले ही युग के भारी खून से सने शरीर को अपनी बाहों में थाम लिया।
वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। युग का सिर काहिरा की गोद में था और युग की बाहें बेजान होकर काहिरा के शरीर से लिपटी हुई थीं। काहिरा के आंसू युग के चेहरे पर टपकने लगे। कैसी लगी युग को इतनी भयानक चोटें जब वो पलक झपकते ही दुश्मनों को काट सकता है? क्या है युग का वो सबसे बड़ा रहस्य जो वो अपनी जान देकर भी काहिरा से छुपाना चाहता है? और महारानी की सबसे खूंखार योद्धा काहिरा के दिल में युग के लिए ये कैसी नई भावनाएं जन्म ले रही हैं? क्या ये सिर्फ एहसान है या कोई ऐसी आग जो पूरी दुनिया को जला देगी? जानने का बस एक ही रास्ता है। इंतजार कीजिए इस महागाथा के अगले दिल थाम लेने वाले अध्याय का। तो बने रहिए हमारे साथ।